हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक लेवल स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 10 की प्री बोर्ड जैसा कि आने वाला है, आप सभी को पता है। तो इसीलिए हम लोग इकोनॉमिक्स से आज का हमारा चैप्टर 4 है, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप एग्जाम देने से पहले आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़कर जरूर जाइएगा। एक बार जरूर नहीं तो 2 बार जरूर इस वीडियो को देख कर जाइएगा, ताकि आपको ये सभी क्वेश्चन जो है एक तरह से बिल्कुल दिमाग में छप जाए, ताकि आप एग्जाम में इजीली आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे पाए। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती हैं, जिसे हम एमएनसीज भी कहते हैं, वो क्या होती हैं, हमें वो बताना है। ठीक है, तो एमएनसीज क्या होती हैं या बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं? एक कंपनी जो एक या एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण रखती है। मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनी जो होती है वो एक ऐसी कंपनी होती है जिसका जो एक फैक्ट्री कह लीजिए, जो कंपनी होती है वो केवल सिर्फ एक ही देश में नहीं होती। उसका एक देश के साथ साथ कई अन्य देशों में ना उसकी वो कंपनी होती है। तो वो जो बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है वो इसलिए बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है, क्योंकि उसका किसी एक देश में नहीं बल्कि एक या एक से अधिक देशों में उसका उत्पादन होता है। ठीक है, और उसके उत्पादन पर नियंत्रण होता है और उसका स्वामित्व भी वो रखती है। ठीक है, और उसी को हम बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं, जिसकी एक से ज्यादा ब्रांचेस होती है, ज्यादा शाखाएं होती हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। एक कंपनी जो एक या एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण रखती है या स्वामित्व करती है, उसको हम बहुराष्ट्रीय कंपनी एमएनसीज कहते हैं। ठीक है, अब निजीकरण को परिभाषित करना है हमें। तो निजीकरण का क्या मतलब होता है? तो सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियां जो होती हैं उनको चरणबद्ध तरीके से जो निजी क्षेत्र में बेचना निजीकरण कहलाता है। मतलब जो कंपनियां पहले गवर्नमेंट के अंडर में आती थी, उसको जब प्राइवेट सेक्टर में बेच दिया जाता है, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं कि यहाँ पे निजीकरण हो रहा है, निजीकरण कराया जा रहा है। ठीक है, तो सार्वजनिक क्षेत्र की जितनी भी कंपनियां हैं उसको अगर निजी हाथों में दे दिया जाए तो उसको निजीकरण कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हमें बताना है सेज, SEZ, इसको क्या कहते हैं या ये किसे कहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हमें ये बताना है। तो सेज जो होता है वो होता है हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। और इसमें क्या होता है ना, इसको इसके इसके अंडर किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस को ना इतना अच्छा डेवलप वगैरह किया जाता है, कर दिया जाता है, ताकि जो अन्य विदेशी कंपनियां हैं वो आकर्षित हो जाएं और वहां पर आकर अपने निवेश करें। यानी किसी विशेष क्षेत्र में अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान कर विदेशी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करना। तो सरकार क्या करती है, वहां पे सड़कें अच्छे करवा देती है, बिजली अवेलेबल करा देती है, तो ये सारी चीजें अवेलेबल करा देती है, जिससे वजह से क्या होता है, तो वो कंपनी, जो विदेशी कंपनियां होंगी और दूसरी कंपनियां वो जो होंगी, वो आकर्षित होती है और यहाँ पे निवेश करती है। तो इस वजह से क्या होता है, धीरे धीरे वो जो क्षेत्र होता है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन जाता है। ठीक है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब ये होता है। अब हम आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण क्या होता है। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत बारी पूछा जाता है एग्जाम में कि वैश्वीकरण होता क्या है। तो वैश्वीकरण की अगर मैं बात करूं, तो अपने देश की अर्थव्यवस्था का संसार के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ जब सामंजस्यता यानी या एक कर देना, अन्य देशों की जो अर्थव्यवस्था है उसको अपने देश की अर्थव्यवस्था के साथ मिला देना, स्थापित कर देना सामंजस्यता, उसको हम वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको वैश्वीकरण समझ में आया होगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अर्थव्यवस्था, इससे कई चीजें एक साथ आ जाती हैं। लोग इकट्ठा हो जाते हैं, पूंजी स्थान के एक जगह से दूसरी जगह के लोग जाते हैं, एक दूसरे जगह में ज्ञान आता है एक दूसरे के, और जो संस्कार वगैरह होते हैं, जो परंपराएं होती है, वो भी हमें एक दूसरे के बारे में पता चलती है वैश्वीकरण की वजह से। ठीक है, और अर्थव्यवस्था का कौन सा भाग वैश्वीकरण के आने के बाद अभी भी पिछड़ा हुआ है? ऐसा कौन सा इकोनॉमिक का भाग है जो वैश्वीकरण आ गया है उसके बावजूद जो है एकदम पिछड़ा हुआ है? तो वो है कृषि सेक्टर। भले ही जितनी भी वैश्वीकरण आ गई हो, कृषि सेक्टर जो है वो अभी भी पिछड़ा हुआ है। और भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी, हमें ये बताना है। तो 1991 में भारत में नई आर्थिक नीति जो है वो लागू हुई थी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि जो हमें ना खाली स्थान भरने हैं। अब सबसे पहला है हमारा कि सरकार द्वारा अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है उदारीकरण। ठीक है, उदारीकरण कहा जाता है जब जो सरकार है उसने जितने भी अवरोध या प्रतिबंध पहले से लगा रखे थे व्यापार पे या किसी चीज पे, जब उसको वो हटा देते हैं तो उसको कहा जाता है उदारीकरण। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा कि डैश ने फोर्ड मोटर्स के साथ भारतीय मोटर गाड़ी उद्योग में साझेदारी की थी, तो वो थी महिंद्रा एंड महिंद्रा। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा कि डैश को करगिल फूड्स ने खरीद लिया। तो पारेख फूड्स जो थी, पारेख फूड्स, उसको किसने खरीद लिया था? करगिल फूड्स ने खरीद लिया था। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
फोर्ड मोटर्स जो है वो भारत में सन डैश में स्थापित की गई थी। तो फोर्ड मोटर्स जो है वो 1995 में भारत में स्थापित की गई थी, ठीक है। और भारत ने नई आर्थिक नीति को डैश में अपनाया था। तो भारत ने नई आर्थिक नीति को 1992 में अपनाया था, ठीक है। यहाँ पर गलती से 1992 टाइप हो गया है, पर यहाँ पे 91 आएगा, बिकॉज जो भारत है ना उसने नई आर्थिक नीति को सन 1991 में अपनाया था, जैसा कि अभी हमने पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा। 1991 हमारा राइट आंसर है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पे 1991 कर लीजिएगा, ठीक है। तो भारत ने नई आर्थिक नीति को सन 1991 में अपनाया था, ठीक है। अब हमें बताना है कि सेज जो है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, जैसा कि हम पिछले स्लाइड में भी देख चुके हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, विशेष आर्थिक क्षेत्र, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व व्यापार संगठन जो है यानी WTO, उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो वो होता है विश्व व्यापार संगठन। WTO का फुल फॉर्म होता है विश्व व्यापार संगठन, ठीक है। और वह कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण रखती है, जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में भी आपको बताया, तो उसको क्या कहा जाता है, बहुराष्ट्रीय कंपनी या MNC, मल्टीनेशनल कंपनीज भी कहा जाता है इन कंपनियों को जो एक देश से अधिक देशों में अपने उत्पादन पर नियंत्रण रखती है। अब हम आगे देखते हैं कि जो विदेश व्यापार है और जो विदेश निवेश है हमें उसमें अंतर स्पष्ट करना है। तो विदेशी व्यापार, जैसे कि नाम से पता चल रहा है व्यापार, तो व्यापार क्या मतलब, विदेशी व्यापार का मतलब ये होता है जब वस्तुओं को खरीदा जाता है या फिर बेचा जाता है। कब, विदेशों में, विदेशों से या तो वस्तु को खरीदा जा रहा हो या तो फिर बेचा जा रहा हो, तो वो जो प्रक्रिया होती है उसी को हम विदेशी व्यापार कहते हैं, ठीक है। और इसके अंतर्गत क्या होता है, आयात और निर्यात दोनों ही प्रक्रिया शामिल होती है। आयात मतलब लाना, निर्यात मतलब भेजना विदेशों से, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं विदेशी व्यापार। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा हमारा फैक्टर है कि विदेशी निवेश क्या होता है, हमें वो बताना है। तो अधिक लाभ कमाने के लिए क्या होता है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं वो मेजबान देश में अपने धन से क्या करती हैं, उत्पादन इकाई जो होती है उन पे वहां पे स्थापना करती हैं, और जो उसे विदेशी निवेश कहते हैं। मतलब किसी, मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी है वो किसी और दूसरे देश में वहां पर अपनी कंपनी स्थापित कर रही है और वहां पे उत्पादन कर रही है, ठीक है। उत्पादन वहां पे कर रही है किसी अन्य कंट्री में है, और वो कंपनी जो है वो किसी और अन्य कंट्री की कंपनी है, ठीक है। तो जब दूसरी कंपनी जो होती है किसी और कंट्री की, वो जब किसी और कंट्री में उत्पादन करती है तो उससे क्या होता है, वो वहां पे पैसे लगाती है, एक तरह से वहां पे निवेश करती है। तो उसी निवेश को, उसी पैसे लगाना या उसी निवेश को कहते हैं हम विदेशी निवेश। विदेशों के द्वारा निवेश किया जाता है किसी अन्य देशों में, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वैश्वीकरण है उसके कारण जो प्रतिस्पर्धा हुई है, लोगों को कंपटीशन का सामना करना पड़ा है, उसके कुछ कुप्रभाव हुए, नेगेटिव पॉइंट्स है, हमें उनका उल्लेख करना है। तो कुप्रभाव जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि पहला, जो प्रतिस्पर्धा है उसके कारण क्या हुआ, जो छोटे उद्योग है जैसे कि बैटरी, प्लास्टिक, खिलौना, टायर, इन सब का है ना, जो उत्पादन करते हैं ये छोटे छोटे उद्योग होते हैं, उन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा था, ठीक है। और फलस्वरूप क्या हुआ, इनकी जो इकाइयां थी ना वो बंद हो गई। काफी इकाइयां जो थी इस वैश्वीकरण की वजह से जो है उनको बंद करना पड़ा, और ये एक तरह से इन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि ये छोटे छोटे इकाई थे और बड़े बड़े उद्योगों के सामने छोटे छोटे इकाई क्या ही कर पाएंगे, है ना। इस वजह से खासकर जो बैटरी, प्लास्टिक और जो खिलौने और टायर उद्योग हुआ करते थे वो। और नेक्स्ट क्या हुआ कि जो श्रमिक थे वो बेरोजगार में वृद्धि हुई। जो श्रमिक, जो गरीब श्रमिक थे उन वो और बेरोजगार हो गए, उनके पास और रोजगार की कमी आ गई और वो बेरोजगार हो गए। रोजगारी बढ़ने की जगह जो छोटे लोग थे उनके लिए और भी रोजगार को पाना और भी मुश्किल हो गया, ठीक है। और जो श्रमिक है उनको अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया, मतलब श्रमिक को कभी भी लाया लगाया जा सकता है, कभी भी निकाला जा सकता है, यानी अस्थायी तौर पर जो श्रमिक है उनको नियुक्त किया गया। कब, वैश्वीकरण के कारण। और जो श्रमिक है उनकी संरक्षण और लाभ नहीं मिल पा रहा था, उनको सुरक्षा या किसी भी तरह का संरक्षण नहीं मिल रहा है, और लाभ भी किसी भी तरह का नहीं हो रहा है, जितना वो काम करते सिर्फ उतना है, उनके अलावा और कोई लाभ नहीं। परंतु और नेक्स्ट क्या ऑप्शन कुप्रभाव हो रहा है कि जो श्रमिक है उनको ना अधिक घंटों तक काम कराना और आम बात हो गई है, बिल्कुल मतलब ऐसा हो गया है वैश्वीकरण की वजह से कि जो श्रमिक है ना उनको लंबे समय तक काम करवाना एक आम सी बात हो गई है, कि ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम बिल्कुल आम बात हो गई है, ठीक है। तो ये कुछ कुप्रभाव हैं जो कि वैश्वीकरण के आने के बाद हुए हैं। अब हम आगे देखते हैं कि जो भारत सरकार है
उसने स्वतंत्रता के पश्चात विदेशी व्यापार और जो विदेशी विनिमय है उस पर अवरोध क्यों लगाए थे? तो जब क्या हो रहा था कि जो स्वतंत्रता थी ना, उससे पहले क्या था, विदेशी व्यापार आराम से हो रहा था, जा रहा था, आयात हो रहा था, निर्यात हो रहा था। परंतु जब स्वतंत्रता हमें मिला तो सरकार ने ना, भारत सरकार ने विदेशी व्यापार जो हो रहा था उसपे अवरोध लगा दिया था, मतलब कोई रुकावट लगा दी थी कि अब व्यापार विदेशों से नहीं किया जाएगा। तो वो क्यों लगाया था, हमें ये बताना है। तो इसलिए लगाया गया था ताकि जो विदेशी प्रतिस्पर्धा है ना, उससे देश के उत्पादों को रक्षा की जाए। होता क्या था कि जब विदेशों से वस्तु आते थे, तो जो स्थानीय वस्तु होते थे, यानी जो भारत के वस्तु होते थे, उनको ना उनके साथ कॉम्पिटिशन करना पड़ता था और कई केसेस में उनको अपने जो सामान है, वो कम मूल्य पर भी बेचने पड़ जाते थे। तो इस वजह से जो कॉम्पिटिशन हो रहा था, प्रतिस्पर्धा जो हो रहा था, उससे बचने के लिए जो देश की सरकार थी उसने विरोध लगाया, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये था कि जो स्वतंत्रता से पहले जो अंग्रेज थे ना, उन्होंने भारतीय उद्योग धंधों को एकदम चौपट कर दिया था और स्वतंत्रता के बाद यहाँ भारतीय उद्योग स्थापित किए गए और जो उद्योग है ना, उनके विकास के लिए विदेशी व्यापार पर रोक आवश्यक थी। अगर स्थानीय जो उद्योग थे, अगर उनको विकास करना था तो विदेशी जो उद्योग है उनका उन पर अवरोध लगाना, उन पर रोक लगाना बहुत अनिवार्य था, ताकि जो स्थानीय कंपनियां, जो भारत की कंपनियां हैं, वो विकास कर पाए, ठीक है, वो आगे बढ़ पाए, ठीक है। क्योंकि अंग्रेजी शासन था ना, उसने बिल्कुल ही भारतीय जो उद्योग धंधे थे, उनको बिल्कुल ही चौपट करके रख दिया था, ठीक है? तो उसको विकास करने के लिए ये आवश्यक था। और फिर स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, जो भारत है, वो टुकड़ों में बटा हुआ था और यहाँ परिवहन तथा संचार के साधन अस्त-व्यस्त हो रखे थे। बिल्कुल परिवहन और संचार के जो साधन थे, वो बिल्कुल अस्त-व्यस्त हो रखे थे। और क्योंकि भारत जो टुकड़ों में बटा हुआ था स्वतंत्रता के पश्चात, अगर आपको पता होगा तो, है ना? और फिर नेक्स्ट क्या है कि जो स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में जो भारत है, उसके विदेशी संबंध इतने सुदृढ़ नहीं बन पाए कि विश्व के अन्य देशों के साथ व्यापार भी हो पाए। तो इस वजह से जो भारत था, भारत की जो सरकार थी, उसने स्वतंत्रता के पश्चात जो विदेशी व्यापार था, विदेशी विनिमय था, उसमें अवरोध लगा दिया था, उसपे रुकावट लगा दिया था। क्योंकि उस टाइम ज़्यादा उसके अन्य देशों के साथ संबंध भी उतने अच्छे नहीं थे, ठीक है? तो ये कुछ कारण थे जो कि हमारे इस क्वेश्चन के आंसर बनते हैं, ठीक है? आप एग्जाम में एज़ इट इज़ भी लिख सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि जो वैश्वीकरण है उसका प्रभाव एक समान नहीं है। हमें इस कथन की जो है ना, उसको अपने शब्दों में व्याख्या करके लिखना है। मतलब जो वैश्वीकरण है ना, वो किसी के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक हुआ है और किसी के लिए नुकसानदायक भी हुआ है। तो हमें वही बताना है कि ऐसा क्यों हुआ है। तो हाँ, हम इस बात से सहमत हैं कि जो वैश्वीकरण ना, उसका प्रभाव एक समान बिल्कुल भी नहीं हुआ है। इससे लोगों को रोजमर्रा के कामों में बहुत बदलाव हुए हैं। लेकिन जहाँ इस इनसे विकसित देश, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं और जो बड़े-बड़े उद्योगपति हैं, उनको तो लाभ हुआ है। जो बड़े-बड़े उद्योग हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं, विकसित देश जो हैं, उनको तो लाभ हुआ है वैश्वीकरण से। परंतु वहीं इनसे जो छोटे उद्योगपति हैं, उनको निसंदेह काफ़ी हानि हुई। उनको मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनको हानि हुई है। जो छोटे उद्योगपति हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है वैश्वीकरण के बाद से। और इसके कारण क्या हुआ है, इसके कारण क्या हुआ है कि जो अमीर है, वो और अमीर हो गया और जो गरीब है, वो और गरीब होता गया है। तो देखिए, वैश्वीकरण से क्या हुआ है, लोगों के पास विकल्प तो बड़े हैं, परंतु रोज़गार के जो छोटे उद्योग थे या छोटे-छोटे जो लोग थे, वो और भी ज़्यादा उनके लिए वो तबाह से हो गए, उनको और भी ज़्यादा नुकसान हुआ। जो छोटे-छोटे उद्योग थे, उनको तो एक तरह से अपनी फैक्ट्रियाँ बंद भी करनी पड़ गई वैश्वीकरण की वजह से। ऐसा हुआ है कि लोगों के सामने विकल्प तो बढ़ा है, मतलब अगर आपको खाना खाना है, तो आप बर्गर के साथ साउथ इंडियन भी खा सकते हैं। आप जीन्स के साथ कुर्ता भी पहन सकते हैं। आपके पास विकल्प बढ़ गया है। लेकिन दूसरी ओर अगर हम बात करें, तो जो लोग हैं, उनके ऊपर इसका बुरा प्रभाव भी पड़ा है। अंग्रेजी फ़िल्मों को देखना, उनके रहन-सहन को कॉपी करना, ज़्यादातर जो अमेरिकी रहन-सहन है, उसको अपना लेना, ये भी सब किसके रीज़न है? वैश्वीकरण के कारण ही हुआ है और जो भारतीय संस्कृति है, उसका पिछड़ते चला जाना, ये सब भी वैश्वीकरण का ही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं वैश्वीकरण का सभी पर एक समान जो असर है वो नहीं पड़ा है। अमीर और अमीर हुए हैं, गरीब और गरीब हो गए हैं। ठीक है? आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं कि जो भारत सरकार है उसके द्वारा विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर अवरोधक लगाने के क्या कारण थे और इन अवरोधों को सरकार क्यों हटाना चाहती थी। मतलब अभी जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले भी बताया कि भारत सरकार ने स्वतंत्रता के पश्चात जितना भी विदेशी व्यापार था उस पर अवरोध लगा दिया था और उसके क्या कारण थे हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। परंतु इन अवरोधों को सरकार ने क्यों हटाना चाहा, अभी तक तो हमने देखा ना कि अवरोध लगाए और क्यों लगाए, परंतु इनको हटाना क्यों चाहा सरकार ने, अब हमें वो बताना है।
तो सबसे पहला रीजन कि जो भारत सरकार है उसने विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर अवरोध लगाने के निम्नलिखित कारण थे। जो स्थानीय उद्योग था उनको संरक्षण देना ताकि वो बिल्कुल और पनप सके, ठीक है। और फिर क्या हुआ, जो विदेशी स्पर्धा थी उससे देश के उत्पादकों को संरक्षण प्रदान कराना, जैसे कि मैंने बताया। और सिर्फ उन्हीं वस्तुओं का आयात किया जाए जिनके बिना काम चलाना अत्यंत कठिन हो, जैसे कि मशीनरी या फिर पेट्रोलियम। केवल इन वस्तुओं का ही आयात किया जाए और बाकियों का बिल्कुल भी नहीं। और जब भारतीय उद्योग जो थे वो विदेशी उत्पादों का मुकाबला करने में सक्षम हो गए, तब जो सरकार थी उन्होंने इन अवरोधों को हटाना शुरू किया। हमने देखा ना कि सरकार ने कुछ समय के लिए अवरोध लगा दिया था, तो उस अवरोध के दौरान क्या हुआ, जो भारतीय कंपनियां थी वो फल फूल गई, वो थोड़ा और डेवलप हो गई, उनके अंदर इतनी क्षमता आ गई कि वो अन्य विदेशी कंपनियों के साथ मुकाबला कर सके। तो इस वजह से क्या हुआ, जो सरकार है उसने सोचा कि अब जो ये विदेशी अवरोधक है विदेशी व्यापार पर जो अवरोधक लगा है उसको हटाना चाहिए, ठीक है। और फिर क्या हो कि जो प्रतिस्पर्धा है उसके बीच जो चीजों की गुणवत्ता बढ़ सके और उपभोक्ता को बढ़िया गुणवत्ता वाले उत्पादन जो है वो कम दाम पर मिल सके। अभी तक क्या हो रहा था, जो चीज भारत में उत्पादित हो रही थी लोग उसी को खरीद रहे थे, उसके क्या कमियां है क्या गुण है ये नहीं पता चल पा रहा था। तो सरकार चाह रही थी कि विदेशी वस्तुएं आए और भारतीय वस्तुओं के साथ कंपटीशन करे और हमें पता चले कि उसमें क्या क्या गुणवत्ता है, हमारी गुणवत्ता कैसी है और उनकी गुणवत्ता कैसी है, और उसके हिसाब से हम अपने ही भी सामानों को अच्छा सुधार कर पाए और लोगों को क्या हो पाए कि कम कीमत पर ही अच्छे दाम, अच्छे किस्म के, अच्छी क्वालिटी के जो चीजें हैं वो उपलब्ध हो पाए। तो ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से भारत सरकार जो चाहती थी वो व्यापार अवरोधकों को हटाना चाह रही थी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो खत्म होता है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज ऐसी रह जाती है जो समझ में ना आए तो प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, अगर आपको कुछ पूछना है तब भी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।